गाइस, आपने विलन, कठपुतली, मर्दानी ऐसी मूवीज तो जरूर देखी होंगी जो कि सीरियल किलर पे बेस्ड होती हैं। हॉलीवुड में तो ऐसी मूवीज भरी पड़ी हैं, कोई कमी नहीं है। और ये लोगों को पसंद भी बहुत आती हैं बिकॉज ये क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस इन सब से भरी पड़ी होती हैं। इनमें आपने देखा होगा कि सीरियल किलर अपनी सनक के चलते या फिर किसी रिचुअल के चलते या फिर बदले की आग में लोगों का मर्डर करते हैं, और ऐसा करके उन्हें कोई गिल्ट फील भी नहीं होता, बल्कि ये पुलिस को भी चैलेंज करते हैं बिकॉज ये करना इन्हें काइंड ऑफ किक देता है, एक कंपटीशन देता है। मोस्टली अलग अलग तरह से लोगों को टॉर्चर करना, उनका मर्डर करना, ये इन लोगों का फेवरेट काम है। अब रियल वर्ल्ड में तो हम इन मूवीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, बट अगर ऐसा कोई सीरियल किलर आपके पड़ोस में या फिर आपके मोहल्ले में आ गया तो ऐसा नहीं है कि ये किलर्स रियल लाइफ में नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। बट ज्यादातर केसेस में इनकी एंडिंग भी वही होती है जो इन मूवीज की होती है, या तो ये किसी के हाथों मारे जाते हैं या फिर पुलिस इन्हें दबोच लेती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा शातिर था और उसने अपनी पूरी जिंदगी में 37 कत्ल किए थे। और इस किलर की खास बात ये थी कि इसको पुलिस को चैलेंज करना बहुत ज्यादा पसंद था, और ये अपने हर एक टारगेट को मर्डर करने के बाद पुलिस को खुद कॉल करता था। कॉल करके ये पुलिस को मर्डर से रिलेटेड कुछ क्लूज भी देता था, और साथ में देता था एक लेटर, एक ऐसा लेटर जिसके अंदर उसके रिसेंट क्राइम्स की कुछ खास डिटेल्स होती थी। लेकिन ये लेटर्स कोई नॉर्मल नहीं, बल्कि ये लेटर्स कोड वर्ड में लिखे होते थे जिनको डिकोड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। इतना मुश्किल कि इसके दिए गए एक लेटर को डिकोड करने में तो पूरे 50 साल का समय लग गया। एंड फाइनली जब वो लेटर डिकोड हुआ तो उससे जो बातें सामने आई, दोज वर शॉकिंग। द ज़ोडियाक किलर। 1960s में ये नाम खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। 1960s में ज़ोडियाक किलर इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि लोगों के बीच में इसका साइन और इसका मार्क बहुत ज्यादा ट्रेंड पर चल रहा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस किलर का एक मार्क भी था जो ये अपने हर एक विक्टिम को मारने के बाद क्राइम स्पॉट पर ये मार्क ड्रॉ करके चला जाता था। ज़ोडियाक किलर का ये मार्क पुलिस वालों के मुंह पे एक तमाचा था कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं अपना काम पूरी शिद्दत से करूंगा और तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाओगे। पुलिस वालों को तो जैसे इस मार्क को देखकर ही उन लोगों का खून खौल जाता था। ऑब्वियसली ज़ोडियाक इतनी ज्यादा सफाई से मर्डर कर रहा था, मर्डर से रिलेटेड क्लू और डिटेल्स भी पुलिस वालों को देता था, और फिर भी पुलिस और पुलिस की पूरी टीम ज़ोडियाक किलर को आज तक नहीं पकड़ पाई। ऐसी चीजें किसी का भी खून खौला सकती है, और जब पुलिस वालों पे पब्लिक प्रेशर आने लगे तब तो खासकर। ज़ोडियाक किलर की कहानी शुरू होती है 20 दिसंबर 1968 से। रात के करीब 11 बजे स्टेला बोर्गेस नाम की एक लड़की पुलिस को कॉल करके बताती है कि उन्हें 2 डेड बॉडीज मिली है, जिसमें एक लड़का है और एक लड़की। जिस जगह उनको ये डेड बॉडीज मिली थी वो एक कपल स्पॉट था जो कि लेक हरमन रोड के आसपास था, जिससे जाहिर होता है कि ये दोनों कभी कपल हुआ करते थे। जब पुलिस क्राइम स्पॉट पे पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन से उन लोगों को पता चला कि रात के करीब 10:15 पर ये दोनों एक कार से इस जगह पर अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। इन दोनों में से एक हाई स्कूल का 17 साल का लड़का था जिसका नाम था डेविड आर्थर फैराडे, जिसे किलर ने सर पर गोली मारी थी, और उससे कुछ ही दूर पर 16 साल की बेटी जॉनसन की बॉडी मिली, जिसकी बैक पर किलर ने 5 बार शूट किया था। जिससे पता चलता है कि क्राइम सीन के वक्त बेटी जॉनसन अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, पर वो ऐसा कर नहीं पाई। और जब पुलिस ने उस जगह की और ज्यादा छानबीन करी तो उन्हें उन दोनों की कार के अलावा उससे कुछ ही दूर पर एक और कार के टायर के निशान मिले। पुलिस को शक हुआ कि शायद किलर इसी कार से आया होगा। खैर, इस केस से पुलिस को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। कुछ दिन बीते और फिर कुछ महीने। करीब 6 महीने बाद 4 जुलाई 1969 को लेक हरमन रोड से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक सिमिलर केस सामने आता है। मिचेल रेनॉल्ड मैग्यू, जो कि एक 19 साल का लड़का था, और उसके साथ थी डार्लेन एलिजाबेथ, जो कि 22 साल की लड़की थी। ये दोनों भी एक कपल थे और ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में ये अपनी कार लगाकर उसके अंदर बैठे थे। दे वर हैविंग द ग्रेट मोमेंट, बट फॉर हाउ लॉन्ग। कुछ ही देर बाद वहां पर एक कार आती है और आकर एकदम से वापस भी चली जाती है। डार्लिन को यहाँ पे ये थोड़ा सा अजीब लगा, बट उसने इग्नोर कर दिया बिकॉज दे डोंट वांटेड टू स्पॉइल देयर टाइम, बट समवन एल्स वांटेड। ठीक 10 मिनट बाद वो कार उसी जगह पर वापस आती है, और इस बार उस कार में से एक लड़का अपने एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में एक 9mm लुगर गन लेकर बाहर आता है। वो आदमी डार्लिन की कार की विंडो के पास आता है और वहां पर आकर उन दोनों को एक ईवल सी स्माइल देता है, एंड देन ही स्टार्ट्स शूटिंग। करीब 5 बार 9mm लुगर से शूट करने के बाद भी उस किलर को सुकून नहीं मिला, एंड फॉर जस्ट टू मेक श्योर एक बार और माइकल और डार्लिन को फिर से शूट करता है। वो गन शॉट इतने ज्यादा इंटेंस थे कि उस गन से निकली गोलियां माइकल के शरीर को पार करते हुए डार्लिन को लग रही थी। किलर के जाने के बाद डार्लिन वॉज डेड ऑन द स्पॉट। उसी रात वहां की एक लोकल पुलिस को एक फोन बूथ से कॉल आता है। टाइम था सुबह के 12:40।
उस कॉल में एक आदमी माइकल और डार्लिन के मर्डर के बारे में बताता है, और सिर्फ बताता ही नहीं है बल्कि उन मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। वो पुलिस वालों को बहुत ही खुशी खुशी बताता है कि मैंने अभी अभी माइकल और डार्लिन का मर्डर किया है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि 6 महीने पहले बेटी और डेविड का खून भी मैंने ही किया था, और इसी किलर को आगे जाके द ज़ोडिएक किलर नाम से जाना गया। पुलिस एकदम से हरकत में आई और उन्होंने उस कॉल को ट्रेस किया। ट्रेस करते करते वो 500 मीटर दूर एक गैस स्टेशन के पास फोन बूथ पे पहुंचे, और तब तक वो किलर वहां से जा चुका था। जिसके बाद पुलिस तुरंत क्राइम स्पॉट पे पहुंचती है, जहां पहुंचते ही उन्हें गोलियों से छल्ली और खून से लथपथ एक कार दिखाई देती है, जो कि ऑफ कोर्स डार्लिन की थी। पैसेंजर सीट पे बैठी डार्लिन मर चुकी थी, बट ड्राइवर सीट पे बैठा माइकल अभी भी मौत से लड़ रहा था, यानी अभी भी वो जिंदा था। माइकल को पुलिस केसे फाउंडेशन हॉस्पिटल लेके जाती है। माइकल के गले और चेस्ट पर गोलियां लगने के बाद भी वो कुछ दिन के ट्रीटमेंट से सर्वाइव कर जाता है। होश में आने के बाद उसने सबसे पहले पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया, जिसमें उसने एक प्रॉपर किलर का डिस्क्रिप्शन भी बताया था। उसने बताया कि किलर 26 से 30 साल का और करीब 80 से 90 किलो का रहा होगा। 5 फुट 8 इंच लंबा एक व्हाइट मैन था जिसके कर्ली ब्राउन हेयर थे। उसके दिए गए डिस्क्रिप्शन से पुलिस ने उस किलर का स्केच भी बनवाया, जो कि कुछ इस तरह से दिखता था। जिस रात पुलिस को वो कॉल आया था, उस रात पुलिस को उस कॉल के अलावा कुछ और भी हाथ लगा था, एक लेटर। वहां की लोकल न्यूज़पेपर एजेंसीज और पुलिस स्टेशन को एक सिमिलर लेटर मिला था। वो लेटर कोई नॉर्मल नहीं, उसमें कुछ लिखा था, बट वो कोड वर्ड में लिखा था, जिसको डिकोड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। किलर चाहता था कि उसका ये कोड वर्ड में लिखा लेटर न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपना ये खूनी खेल यूं ही खेलता रहेगा। पुलिस को अब तक ये तो मालूम चल ही चुका था कि इस बार उनका सामना किसी मामूली गुंडे से नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर से है, और इसी वजह से कोई रिस्क ना लेते हुए एज पर द किलर डिमांड उन्होंने उस लेटर को पब्लिश भी करवा दिया। लेकिन लेटर पब्लिश करवाने के बाद पुलिस को कुछ फायदा तो हुआ। 8 अगस्त 1969 को उस लेटर को डिकोड कर लिया गया, बट पुलिस के थ्रू नहीं, बल्कि एक हाई स्कूल टीचर और उसकी वाइफ के थ्रू। उस लेटर के अंदर 408 कोडिक सिंबल्स थे, जिनको डिकोड करने के बाद जो मैसेज आया वो ये था। आप वीडियो पॉज करके खुद देख सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि ऐसे किलर्स ये सब कुछ ना कुछ बिलीव के चलते या फिर बदले के चलते करते हैं। ज़ोडिएक किलर के साथ भी बिल्कुल सेम यही था। ज़ोडिएक मानता था कि जिन लोगों को वो मार रहा है वो उसके मरने के बाद उसके स्लेव्स बन के रहेंगे। इस लेटर में भी साफ साफ लिखा है दैट ही वॉज कलेक्टिंग स्लेव्स फॉर हिज आफ्टर लाइफ बाय मर्डरिंग पीपल। हो ना हो, इससे ये तो साबित होता है कि ज़ोडिएक इतना शातिर था कि वो ऐसे कोडेड लेटर्स लिख सकता था, और वो इन कोडेड लेटर्स को लिखने में इतना माहिर था कि उसके लिखे गए एक लेटर को डिकोड करने में तो करीब 50 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। यानी कि 50 साल तक उस लेटर को कोई डिकोड ही नहीं कर पाया, और ऐसा काम कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वैसे वो लेटर पब्लिश करवाने के बाद पुलिस को लगा कि शायद अब किलर हमारे साथ नेगोशिएट करेगा, बट ऐसा नहीं था। 27 सितंबर 1969 को पैसिफिक यूनियन कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स ब्रायन हार्टलैंड एंड सिसिलिया शेफर्ड लेक बरीसा में पिकनिक बनाने जाते हैं कि तभी 5 फुट 11 इंच का करीब 70 से 80 किलो का एक व्हाइट मैन उनके सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसने एक ब्लैक हुड और ब्लैक सनग्लासेस भी पहने थे। उसके हुड के सेंटर पर व्हाइट कलर से 3x3 इंच का एक क्रॉस सर्कल सिंबल भी बना था, जो कि ज़ोडिएक का सिंबल माना जाता है, और उसके हाथ में एक 0.45 mm की गन थी। उस गन की मदद से वो सिसिलिया को ब्रायन के हाथ बांधने के लिए बोलता है, और उसके बाद वो खुद ब्रायन और सिसिलिया को दोनों को पेड़ पे बांध देता है। ये सब होता देख ब्रायन को लगा कि बस ये चोरी का मैटर है, चोर हमारे पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा। ब्रायन बस ये सोच ही रहा था कि तभी उस किलर ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और उस चाकू से उन दोनों के ऊपर वार करना शुरू किया। उसने ब्रायन को 6 बार और सिसिलिया को 10 बार चाकू से मारा। जब वो दोनों बेहोश हुए तो किलर वहां से 460 मीटर की दूरी पर खड़ी उनकी कार के पास जाता है और उसके ऊपर अपना क्रॉस सर्कल सिंबल बनाकर वहां से चला जाता है। साथ ही साथ वो उस कार पर अपने 3 मर्डर की डेट भी लिख कर गया। अब आगे क्या हुआ शायद आपने गैस कर ही लिया होगा। उस किलर ने वहां के शेरिफ को कॉल किया और कॉल करके अपने लेटेस्ट मर्डर की खबर दी। उसने कॉल करके बोला कि मैंने अभी अभी एक नहीं बल्कि 2 मर्डर्स किए हैं। शेरिफ का ऑफिस उस क्राइम स्पॉट से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर था, इस वजह से शेरिफ और उसकी टीम को वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया। ऑन दी अदर हैंड क्राइम स्पॉट से कुछ ही दूर पर फिशिंग कर रहे एक आदमी और उसके बेटे को दर्द से चिल्लाने की आवाज आती है। उन दोनों ने तुरंत अपनी फिशिंग रॉड वहीं पे छोड़ी और सीधा आवाज की तरफ भागने लगे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि 2 लोग खून से लथपथ पेड़ से बंधे हुए हैं और दर्द से चिल्ला रहे हैं। उस आदमी और उसके बेटे ने बिना किसी देरी किए उन दोनों को पेड़ से उतारा और उनकी मदद करने लगे। बस कर ही रहे थे कि तभी वहां पर शेरिफ डेप्यूटी डेव कॉलिंस और रे लैंड भी पहुंच गए, जिसके बाद उन दोनों को एक एम्बुलेंस में क्वीन वैली हॉस्पिटल ले जाया गया। सिसिलिया तो बेचारी ट्रांसपोर्ट के टाइम पर ही मर चुकी थी, बट ब्रायन सर्वाइव कर गया।
जोडियक का खूनी खेल यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसके कुछ ही दिन बाद पॉल स्टाइन नाम के एक कैब ड्राइवर की कार में एक बंदा बैठता है और कुछ ही दूर पर जाके वो पॉल के सर पे शूट कर देता है। शूट करने के बाद वो पॉल की शर्ट का एक टुकड़ा भी वहां से लेकर चला जाता है, जिसके ठीक 2 दिन बाद सैन फ्रांसिस्को के एक न्यूज़पेपर को एक लेटर मिलता है जिसमें एक बंदा अपने आप को किलर बता रहा था और उसने प्रूफ के लिए पॉल की शर्ट का टुकड़ा भी लगाया हुआ था। 14 अक्टूबर को एक और लेटर पुलिस डिपार्टमेंट को मिलता है जिसमें जोडियक किलर एक लाइव शो में आने की बात कर रहा था और वो बोल रहा था कि वो स्कूल के बच्चों को किडनैप करके उनको मार डालेगा। बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये लेटर जोडियक ने नहीं भेजा था, बल्कि एक सिक माइंडेड पर्सन ने भेजा था। लेकिन उसके बाद 8 नवंबर को एक और लेटर पुलिस के हाथ में लगता है, बट इस बार ये लेटर जोडियक ने ही भेजा था। इस लेटर के अंदर जोडियक ने कोडेड लैंग्वेज में कुछ लिखा था जिसे डिकोड करने में 50 साल से भी ज्यादा का समय लग गया, यानी 50 साल तक कोई भी उसको डिकोड ही नहीं कर पाया। एंड फाइनली 2020 में जब उस लेटर को डिकोड किया गया तो जो बातें उसमें से सामने आई, दोज वर शॉकिंग। उसमें उसने लिखा था कि लाइव टीवी शो पर मैं नहीं था और मुझे आशा है कि मुझे पकड़ते पकड़ते तुम लोगों को बहुत मजा आया होगा। मैं मरने से नहीं डरता क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, जहां के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे स्लेव्स इकट्ठा कर लिए हैं जो वहां पर मेरा ख्याल रखेंगे। वो आगे भी यूं ही स्लेव्स इकट्ठा करता रहेगा ताकि स्वर्ग में उसकी दवा, दारू, दाल, रोटी अच्छी खांसी चलती रहे। आगे जाकर पुलिस को और भी बहुत सारे लेटर्स मिले जिसमें जोडियक पुलिस का मजाक उड़ाते हुए ये कह रहा था कि अब तक उसने 37 कत्ल कर दिए हैं और तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे मर्डर हो चुके थे बट पुलिस को किसी पर शक नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हुआ था, और एक नहीं बल्कि 2500 लोगों पे हुआ था। बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उनमें से बहुत से लोगों ने क्राइम्स और मर्डर किए तो थे, बट उनमें से कोई भी जोडियक नहीं था। उनमें से 2 सस्पेक्ट तो इतने ज्यादा जोडियक से मिलते जुलते थे कि अगर आप उनके बारे में जानोगे तो आपको भी यही लगेगा कि शायद यही जोडियक तो नहीं था। सस्पेक्ट नंबर 1, अर्ल वैन बेस जूनियर। अर्ल वैन बेस जूनियर के बेटे ने बताया कि उसके पिता ही जोडियक किलर थे, और इस पे इतना ज्यादा ध्यान इसलिए दिया गया क्योंकि अर्ल वैन की शक्ल और उसकी राइटिंग जोडियक के बनाए गए स्केच और उसके लेटर्स से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। लेकिन फिर और इन्वेस्टिगेशन हुई और तब पता लगा कि ये भी जोडियक किलर नहीं था, शायद उसके बेटे ने पॉपुलैरिटी के लिए ये सब किया हो। सस्पेक्ट नंबर 2, आर्थर एलन। ये सस्पेक्ट तो इतना ज्यादा फेमस हुआ कि 2007 में द जोडियक नाम की मूवी इसी सस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है, और उसके रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। रीजन 1, 1969 में लेक बेरिसा वाले केस के दौरान आर्थर अपने घर में भी यही बोल के गया था कि वो स्विमिंग करने के लिए लेक बेरिसा में जा रहा है, और जब वो वहां से वापस आया तो वो खून से लथपथ था और उसके हाथ में एक चाकू था। रीजन नंबर 2, आर्थर के दोस्त ये बताते हैं कि आर्थर खुद को जोडियक तब से बुला रहे जब से जोडियक के बारे में किसी को पता ही नहीं था और जब से ये किलिंग्स होना शुरू ही नहीं हुई थी। रीजन नंबर 3, जोडियक के दूसरे हमले में माइकल बच गया था, और जब माइकल को आर्थर की फोटो दिखाई गई तो माइकल ने साफ साफ बोल दिया कि यही जोडियक किलर है। बट अगर आपको याद हो तो माइकल का क्राइम सीन रात के टाइम पे हुआ था, तो शायद अंधेरे की वजह से माइकल उसका चेहरा ठीक से देख ना पाया हो। बट इन सब के बाद भी पुलिस आर्थर को जोडियक नहीं मानती। पुलिस का कहना है कि जोडियक शायद कोई और ही है, और तो और आर्थर की शक्ल और हैंडराइटिंग भी जोडियक के बनाए गए स्केच और उसके लेटर्स से बिल्कुल नहीं मिलती। ओवरऑल अगर बात करें तो जोडियक आज तक पुलिस के हाथ में नहीं आया। उसने 37 मर्डर किए और हर एक मर्डर करने के बाद उसने पुलिस को कुछ ना कुछ क्लू जरूर दिया। फिर भी पुलिस की पूरी टीम भी मिलकर जोडियक को आज तक नहीं पकड़ पाई। आपको क्या लगता है कि जोडियक एक इंडिविजुअल इंसान था जो कि इतनी सफाई से मर्डर कर रहा था, या ये एक पूरी किलर्स की ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि जोडियक के नाम पे अलग अलग जगह पर किलिंग्स करती थी? आपका क्या कहना है इस बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और गाइस, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं टॉपिक्स कॉपी करता हूँ, तो हाँ, मैं टॉपिक्स कॉपी करता हूँ, बट गूगल से। और ये मैं ही नहीं बल्कि हर एक क्रिएटर करता है। इससे अच्छा और कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। टॉपिक्स तो सबके लिए सेम ही रहेंगे। हो सकता है कि टॉपिक जो मैं कवर कर रहा हूँ वो ऑलरेडी किसी ने पहले कर रखा हो। इन्फॉर्मेशन, रिसर्च, स्क्रिप्ट, एडिटिंग, एफर्ट्स, ये सब हर एक बंदे का अलग अलग होता है, और इन्हीं सब के बेसिस पर लोग वीडियोस देखते हैं। हर एक क्रिएटर का वे ऑफ प्रेजेंटिंग द टॉपिक अलग होता है। तो यस, ये टॉपिक भी कॉपीड है, और जहां से मैंने इस टॉपिक को कॉपी किया है, जहां से मैंने इस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन गैदर की है, उसका सोर्स लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।